नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह के नाम पर बीजेपी नेता पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप। 100 करोड़ की थी डील, दिल्ली पुलिस ने दिया बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात इलेक्शन 2022 में फ्री बिजली के बाद केजरीवाल का दूसरा ऐलान किया, 10 लाख नौकरियों का वादा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कब तक, 9 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने पर भड़के बीजेपी सांसद वरुण गांधी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को नौकरी न मिले ये भाजपा की है चाल, लोकतंत्र को हाशिए पर पहुंचाना चाहती है भाजपा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में जहरीली शराब कांड मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा तुरंत दिया जाए मुआवजा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के नाम पर बीजेपी नेता पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप। 100 करोड़ की थी डील, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन और उनके बेटों पर गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है और इसके मुताबिक 100 करोड़ रुपए में रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट देने की डील हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में केस दर्ज किया है। मुंबई के बड़े कारोबारी का आरोप है कि बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न और उनके बेटे ब्रिजेश रत्न ने रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट दिलवाने के नाम पर उनसे 100 करोड़ की डील की और 2 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए। बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में फ्री बिजली के बाद केजरीवाल का दूसरा ऐलान किया, 10 लाख नौकरियों का वादा। जी हां दोस्तों, गुजरात में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। वहीं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बेरोजगारी दूर करने का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से दूसरी गारंटी देते हुए गुजरात में हमारी सरकार आती है तो 5 साल में गुजरात के हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। केजरीवाल ने साथ साथ ये भी दावा किया कि जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारों को 3000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता देंगे केजरीवाल। गुजरात के सोमनाथ में अरविंद केजरीवाल ने ये दूसरी गारंटी दी है। दूसरी गारंटी में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की गारंटी केजरीवाल ने दी। दिल्ली सीएम ने ऐलान किया है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक 3000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा और हम गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, जिसके लिए हम टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कब तक, 9 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने पर भड़के बीजेपी सांसद वरुण गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में नकल कराने व वीडियो सामने आने के बाद विवाद जारी है। पेपर लीक होने के परिणाम स्वरूप परीक्षा हॉल में खुलेआम नकल करने का वीडियो वायरल होने पर विपक्ष हमलावर है। हालांकि पूरे मामले में विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी पुलिस, यूपी पीसीएल, यूपी पीएससी और नलकूप ऑपरेटर पीईटी समेत कई सारी परीक्षाएं हैं जो लीक होने का मामला सामने आने के बाद अब राजस्व लेखपाल की परीक्षा में नकल माफिया छाए रहे। आखिर कब तक संगठित रूप से चलित शिक्षा माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा लोगों को नौकरी ना मिले यही चाहती है भाजपा, लोकतंत्र को हाशिए पर पहुंचाना चाहती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल करने के बाद जनता को भूल गई है। उसका ताज़ा एजेंडा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को हाशिए पर पहुंचाना है। वो सत्ता में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में इन दिनों भाजपा की मंथन, चिंतन, भोजन और विश्राम की कवायद चल रही है। ये चिंतन मनन अपनी नाकामियों को छुपाने और जनता को अपने छल बल से भ्रमित कर उससे वोट बटोरने तक सीमित है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास 8 साल में उपलब्धियों के नाम पर बताने को कुछ नहीं बचा। बीजेपी सरकार ने विकास की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया है। वो कभी चित्रकूट तो कभी अयोध्या, काशी और मथुरा का मुद्दा उठाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करती है। भाजपा आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे से ही कट्टरपंथी संगठन उभर कर सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रही, लेकिन ये मुद्दा उनके एजेंडे से गायब है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जहरीली शराब कांड मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा तुरंत दिया जाए मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को गुजरात से जुड़े कई मुद्दों पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। संसद भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस सांसद व प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि गुजरात में जहरीली शराब पीने और राज्य में रसायनों पर सख्त कानून लागू होने के बावजूद कई अन्य लोगों की आंखों की रोशनी या गुर्दे खोने के साथ 75 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार 25 जुलाई को बोटाद और अहमदाबाद जिले के कम से कम 42 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। सोमवार को कांग्रेस सांसद गोहिल ने मांग की है कि इस त्रासदी से प्रभावित लोगों की तुरंत मुआवजा इनको दिया जाए। गोहिल ने भाजपा नेताओं और अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल अहमदाबाद से बोटाद जिले में लाया गया था और ये राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कल 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के लिहाज से कर्नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। पार्टी के बड़े लीडर्स का मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस अगर एकजुट होकर लड़े तो उसकी सरकार बन सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर फिलहाल 2 गुट है जो पार्टी पर अपनी पकड़ चाहते हैं। कांग्रेस का एक बड़ा खेमा है जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ रहा है और ये आरोप लगता रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जेडीएस से कांग्रेस में आए लीडर्स को ही हमेशा तरजीह देते थे। वहीं दूसरा धड़ा कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के मनमाने फैसले लेने की वजह से नाराज रहा है। राहुल गांधी 2 अगस्त को हुबली में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही देर शाम पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे और देर शाम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक बुलाई गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि झारखंड से आ रही है। हेमंत सोरेन की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा ये सरकार झुकेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से झारखंड में गठबंधन की सरकार आई है तब से बीजेपी इसे गिराने में लगी है, लेकिन ये सरकार झुकेगी नहीं। दरअसल बीते कुछ दिनों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापा मारा गया है और इसमें सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम शामिल है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कसी कमर, बनाई खास रणनीति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और कुछ दशक से नेपथ्य में चल रहे कांग्रेस सेवा दल इस बार चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में चुनाव हुए तो भाजपा को झटका लग सकता है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल राज्य की 42 में से 26 लोकसभा सीटें जीत सकती है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। भारत में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से बहुमत हासिल नहीं कर सकेगी और नरेंद्र मोदी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़े सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है और अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, वहाँ पर 42 सीटें हैं तो वहाँ पर ममता बनर्जी को 42 में से 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों अगर बंगाल में चुनाव हुए तो भाजपा की सीटों की संख्या में गिरावट आएगी। तृणमूल कांग्रेस 2019 के 22 के मुकाबले 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगा, तो वहीं बीजेपी 42 में से सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाएगी, जबकि 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीत पाई थी। तो दोस्तों 4 सीटों का नुकसान भाजपा को अगर आज चुनाव हो जाए तो हो जाएगा। वो चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी और 26 सीटें 42 में से तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है अगर आज हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव। तो दोस्तों भाजपा की इस स्थिति के पीछे क्या कारण है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में भी भाजपा की बढ़ेंगी मुसीबतें। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने बनाई नई रणनीति। समाजवाद में राष्ट्रवाद का लगाएंगे तड़का। तिरंगा अभियान में सपा बढ़ चढ़ कर होगी शामिल। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
बीजेपी से मुकाबले के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। भावनात्मक मुद्दों पर मात खा रही पार्टी अब उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने और अपना बनाने की मुहिम यहां पर जुट गई है। और आपको बता दें कि सपा अब अपने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने जा रही है। इसके पहले चरण में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर वो शामिल होगी और इसके जरिए वो खुद को बड़ी देशभक्त पार्टी के तौर पर पेश करेगी। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चला रही है। यूपी में इसकी जबरदस्त तैयारियां योगी सरकार करवा रही है। अब सपा ने अपने कार्यकर्ता से अपने अपने घरों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की है। विपक्षी दलों में सपा पहली पार्टी है जो इस मुहिम में खुलकर समर्थन में आ गई है, जबकि बाकी विपक्षी दलों ने इस पर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई पर संग्राम, आटा तेल गैस से लेकर पेट्रोल डीजल ने रुलाया। एक साल में सबके बढ़ गए इतने सारे दाम। जी हाँ दोस्तों, देश में महंगाई की मार से जनता का हाल बेहाल है। भले ही सरकार दूसरे देशों के आंकड़े पेश करके भारत में कीमतें कम होने का दावा करती हो, लेकिन बीते एक साल में खाने से लेकर ईंधन तक की कीमतों में आई तेजी ने लोगों की जेब का खर्च बढ़ा दिया है। आटा, दूध, दालों की कीमतें या फिर खाने के तेल या पेट्रोल डीजल के दाम, साल भर में बड़ा अंतर आया है उससे। जी हाँ दोस्तों, महंगाई का मुद्दा न केवल आम जनता के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी सबसे ज़्यादा अहम रहता है। वर्तमान में इसे लेकर सड़क से संसद तक इसे लेकर हंगामा जारी है। आरबीआई के रेपो रेट को लगातार 2 बार बढ़ाया और फिर बढ़ोतरी की तैयारी की। चालू मानसून सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन महंगाई की मार के बीच सरकार का कहना है कि देश में जरूरी सामानों की कीमतों में कमी आ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इतनी महंगी क्यों हुई मेरी पेंसिल, रबर और मैगी? नन्ही बच्ची ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जिससे मचा जबरदस्त तहलका। जी हाँ दोस्तों, यूपी के कन्नौज जिले स्थित छिबरामऊ निवासी कृति दुबे सुप्रभास एकेडमी के कक्षा 1 में पढ़ती हैं और हाल ही में कॉपी, किताबों, रबर और पेंसिल सब महंगी हुई है। उससे परेशान होकर छात्रा कृति दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अपने मन की बात और मम्मी का गुस्सा दोनों को साझा किया है। कृति के पापा विशाल दुबे एक अधिवक्ता हैं जो अपनी बेटी की लिखी 4 लाइनों की वजह से पूरे यूपी में मशहूर हो गए हैं। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में बच्ची ने लिखा कि मेरा नाम कृति दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मोदी जी, आपने बहुत महंगाई कर दी है, यहाँ तक कि पेंसिल, रबर तक महंगी कर दी है और मेरी मैगी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूं? दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। इस चिट्ठी को परिवार ने पोस्ट कर दिया और ये वायरल हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष की आवाज को दबाना ठीक नहीं, शशि थरूर का बयान। बोले हमारे सांसदों का निलंबन करे वापस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। दरअसल पात्रा चौल घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय राउत को बीती रात को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को लेकर संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम ईडी के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। सरकार सरकारी संस्थाओं का काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका एक विशेष काम है। हम ऐसे देश में हैं जहां लोकतंत्र का अपना महत्व है, जिसे बचा कर रखना चाहिए। विपक्षी नेताओं की आवाज़ों को दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में महंगाई पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे 4 सांसदों का मानसून सत्र से निलंबन वापस लिया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारी बारिश से बेपटरी हुआ रेल यातायात, सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, मानसून के सीजन में बारिश के कारण हर साल रेल यातायात प्रभावित होता है और रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बार भी देश के कई हिस्सों, खासकर उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में ट्रेनें रद्द हो रही हैं और बहुत सी रेलगाड़ियों का रूट चेंज हो रहा है। सोमवार को भी भारी बारिश से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश भर में रेलवे को 138 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। रेलवे के अनुसार 103 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल किया गया, जबकि 35 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 6 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया और 23 रेलगाड़ियों को डाइवर्ट किया। बारिश के कारण पैसेंजर मेल
मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हुई हैं। कैंसिल की गई ट्रेनों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, राजस्व लेखपाल परीक्षा का पर्चा हुआ लीक, सीएम योगी पर किया तंज। जी हां दोस्तों, रविवार को आयोजित की गई उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर खुलासा किया गया कि राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका था और इसे लेकर योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। इसी बीच कानपुर समेत कई केंद्रों पर लेखपाल परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा के बावजूद छात्र इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। इस परीक्षा को लेकर एसटीएफ भी पहले ही से अलर्ट थी और पेपर लीक गैंग पर नज़र भी रखी जा रही थी। खास ख्याल रखा जा रहा था कि 12 मंडलों में होने वाली इस परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना होने पाए, मगर सोशल मीडिया पर पर्चा लीक होने की बात सामने आ रही है। उसके बाद मामलों में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं। संजय राउत झुकेगा नहीं, शिवसेना छोड़ेगा नहीं, ईडी हिरासत में लिए जाने के बाद बोले सांसद। जी हां दोस्तों, पात्रा चावल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने रविवार को हिरासत में ले लिया। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर संजय राउत ने मीडिया से कहा कि मेरे खिलाफ जिस प्रकार झूठे कागज लोगों को मार मार कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ शिवसेना को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। शिवसेना कमजोर होगी नहीं, संजय राउत झुकेगा नहीं, शिवसेना छोड़ेगा नहीं। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेगा नहीं, जय महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने ना झुकने का दावा किया है और साथ ही साथ उनके खिलाफ जबरदस्ती लोगों को मार मार कर दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसका भी दावा संजय राउत ने किया है। पार्टी नेता संजय राउत को हिरासत में लिए जाने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुबह से संजय राउत के घर पर आकर ईडी के मेहमान बैठे हुए हैं और आपने देखा कि जिस तरीके से राज्यपाल ने मराठी लोगों के खिलाफ बात की और भाजपा चुप रही, ये साफ दिखाता है कि ये मराठी लोगों को समाप्त करने की साजिश है। शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश इसीलिए हो रही है क्योंकि शिवसेना मराठी और हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला संगठन है। आज संजय राउत के गिरफ्तार होने को भी संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि संजय राउत की गिरफ्तार होने की संभावना है और उसके चंद मिनटों बाद ही संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के सरकारी स्कूल में लकड़ी काटते और पत्थर तोड़ते दिखे छात्र, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हो गया सख्त। जी हाँ दोस्तों, बिहार के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संबंधित स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। स्कूल के द्वारा बच्चों से लकड़ी काटने और पत्थर तोड़ने का काम कराने को बाल श्रम निरोधक कानून के खुलेआम उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। जहानाबाद की जिलाधिकारी रिची पांडे ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और संबंधित स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे, मामले में 21 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर बैठाने और परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने के आरोप में विभिन्न इलाकों से 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की चाल है कि कोई परीक्षा पूरी ना हो पाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए एसटीएफ की विभिन्न टीमों को निर्देश दिए गए थे और इसके बाद कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को पकड़ा गया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का ये आरोप सच है कि ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बन के रह जाएं
और भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मानसून सत्र रहा पूरी तरीके से ठप, 14% कम हुआ कामकाज, हंगामे की भेंट चढ़ गया सत्र। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक 4 सप्ताह तक चलने वाले मानसून सत्र के 2 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और इस बीच सामने आया कि मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह के दौरान राज्यसभा में कामकाज घटकर 16.49% रह गया, जो पहले सत्र के दौरान 26.90% था। दोस्तों, सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर निराशा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये सदन की कार्रवाई में बाधा संसदीय लोकतंत्र का विनाश है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।